हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। यानी कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हम लोग एक्चुअली में देख पाते हैं जिस तरह से हमारी चेस्ट मूव कर रही होती है। ठीक है, हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये मूव कैसे करते हैं? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मसल सेल। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम मसल सेल बोलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल रिजल्ट इन मूवमेंट। जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए मसल्स फाइबर के, यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, बट ये स्टमक के बारे में देखो दिखा रखा है। उसके बाद ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रखा है, इसकी शेप देखिए स्पेंडल शेप्ड है। इसकी स्पेंडल शेप मतलब बिल्कुल साइड से कितना पतला पतला और बीच में थोड़ा ब्रॉड है ये, है ना। नाउ ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, यानी जब हम ब्रीथ करते हैं उस टाइम पे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? ये जो ऑक्सीजन है ये जाती कहाँ है? इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। यानी कि लंग्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। ठीक है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है लंग्स इसको एब्जॉर्ब करके इसको सारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देते हैं ब्लड के थ्रू। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? ये तो आपने सुना ही होगा कि सेल्स की ज़रूरत क्यों है, मतलब सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्या करना होता है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। इससे पहले हमने छोटी क्लासेस में फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है जो इस बारे में क्लू प्रोवाइड करता है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड फ्लोज एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेज, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कई सारी चीज़ों को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल, यानी क्या करता है ये ऑक्सीजन एंड फूड हर एक सेल तक लेके जाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज डैम टू लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। यहाँ पे काम की चीज़ें हो या वेस्ट हो उनको भी अलग अलग पार्ट से लेके जाता है और वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे हमको इनको डिस्पोज करना होता है, फेंकना होता है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू अराउंड इन अवर बॉडी। यानी कि दोनों के दोनों, चाहे वो ब्लड हुआ चाहे वो मसल्स हुआ, वो दोनों एग्जाम्पल्स हैं टिश्यू फाउंड इन अवर बॉडी। किसके? जो हमारी बॉडी में टिश्यूज मिलते हैं उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सो नाउ जस्ट गिव मी 1 मिनट। नाउ on the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissue such as epithelial tissue, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इस बेसिस पे कि वो क्या काम करते हैं हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टिश्यूज़ को। जैसे एपिथेलियल टिश्यू अलग कर दिया, कनेक्टिव टिश्यू अलग कर दिया, मस्कुलर टिश्यू अलग कर दिया, नर्वस टिश्यू अलग कर दिया। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। ब्लड भी हमारा एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करने में मदद करता है। एंड मसल्स जो होती हैं वो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एपिथेलियल सेल कि एपिथेलियल सेल क्या होता है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। ऐसे पार्ट जो बेसिकली जिसे कहते हैं ना, ऐसे टिश्यूज जो एनिमल को कवर करते हैं वो एज अ कवरिंग की तरह वर्क करते हैं एनिमल बॉडी में। एंड ऐसों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एपिथेलियल टिश्यूज। क्या बोला जाता है? एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। एपिथेलियम जो होते हैं मोस्ट जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करते हैं। जो गैप है, खाली गैप है, सपोज इफ देर इज समथिंग, तो सबसे ये सपोज इसोफेगस है तो अंदर इसमें लेयरिंग होगी एपिथेलियल टिश्यू की। सो ये कैविटीज़ जो हैं, खाली जगह हैं, उनको कवर करते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। इसकी वजह से एक बैरियर बनता है, एक गैप, मतलब एक जिसे कहते हैं ना दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ आ जाना, वो बैरियर बोलते हैं। तो बैरियर बनता है ताकि डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो सेपरेट रहें। ठीक है, द स्किन, the lining of the mouth, the lining of blood vessel, lung alveoli and kidney tubule all are made of epithelial tissue। यानी कि हमारी जो स्किन होती है, स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, हमारे माउथ की लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारे जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है वो, लंग्स एल्वियोलाई, जो लंग्स हैं उनकी एल्वियोलाई, आपको पता ही है इट्स लाइक द स्ट्रक्चर जो फूल जाता है जब इसके अंदर एयर जाती है। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किसके बने होते हैं ये सारे? एपिथेलियल टिश्यूज के। ठीक है,
एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट। ये जो एपिथेलियल टिश्यू सेल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइट फॉर्म में पैक होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। थोड़ा सा ऐसा मटेरियल होता है जो आपस में साथ में रखता है, दैट इज सीमेंटिंग मटेरियल जिसको बोला गया है, जो आपस में चीज़ों को साथ में रखेगा। एंड उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, लाइक इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है इनके बीच में। किसकी बात चल रही है? एपिथेलियल की बात चल रही है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की। Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. कोई भी चीज़ जो बॉडी में या तो एंटर कर रही है या फिर बॉडी को छोड़ रही है, उसके अंदर एक लेयर ऑफ एपिथेलियम होनी चाहिए. As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment. इसने क्या बोला? बिकॉज आप सबको पता है कि वो क्रॉस करेगा, कोई भी चीज़ होगी, एनीथिंग जो एंटर कर रही है या फिर बॉडी में एंटर कर रही है या लीव कर रही है, वो एक लेयर ऑफ एपिथेलियम को क्रॉस करेगी, है ना. इसकी वजह से द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया, यानी जितना वो अलाउ करेगा. परमिएबिलिटी मतलब किसी चीज़ को जाने देना, किसी चीज़ को नहीं जाने देना, उसको जाना देना है कि नहीं देना है. तो परमिएबिलिटी जो होती है सेल्स की या वेरियस एपिथेलिया की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, मतलब इस चीज़ को देखती है किस तरह से एक्सचेंज होगा बॉडी और बाहर के मटेरियल के बीच में, बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में, या फिर बॉडी के अंदर ही अगर अलग अलग पार्ट्स के बीच में कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें एपिथेलियम कहीं ना कहीं तक क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं, ध्यान रखती हैं. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. उसने क्या बोला है कि कोई भी तरह की एपिथेलियम हो, लेकिन ये जो एपिथेलियम होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू. यानी कि जिसे कहते हैं जो भी टिश्यू उसके नीचे है वो उसको सेपरेट करती है, मतलब उससे सेपरेट होती है बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. कोई भी टाइप की एपिथेलियम सेपरेट होती है उस टिश्यू से. कैसे? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन उनको सेपरेट कर देता है एपिथेलियम को और अंडरलाइंग टिश्यू को. Different epithelia, figure 6.9, showing different structure that correlate with their unique function. Different epithelia हैं और वो different structures दिखा रहे हैं जो कि उनके unique function के साथ correlate करते हैं. अभी बताऊंगी. यहाँ पे 6.9 पे देख लीजिए, columnar, cuboidal, stratified squamous. ठीक है. For example, in cells lining blood vessels और lung alveoli, यानी कि उनके अंदर सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में होते हैं, एल्वियोलाई में होते हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस. ऐसी चीज़ें जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से. देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम. वहाँ पे एकदम प्लेन और फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, ये आप देख रहे हो. ये कहाँ पर है? जहाँ पे सिंपल कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, जहाँ पे परमिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है कि बहुत मोटी मेम्ब्रेन ना हो, जहाँ पे मेन काम है कि वो आपस में चीज़ों को आने जाने दे, बाइंड करे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम जो है यहाँ पे जो मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, या फिर जिसे कहते हैं इट इज़ गोइंग टू वर्क एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे जो एकदम सिंपल टाइप की एपिथेलियम है इसको हम लोग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं. स्क्वामा मीन्स स्केल. स्क्वामा का मतलब क्या होता है? स्केल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. स्क्वामा मीन्स स्केल ऑफ स्किन. स्क्वामा का मतलब क्या होता है? स्किन के ऊपर के जो स्केल्स होते हैं उस टाइप से. ठीक है. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन. तो इनकी प्रॉपर्टी याद करते चलिए साथ के साथ. बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले और फ्लैट होते हैं, और एक डेलिकेट लाइनिंग, बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है. द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथेलियम. यानी कि जो ईसोफेगस है, जो हमारे माउथ की लाइनिंग है, दे ऑल आर कवर्डेड विद स्क्वामस एपिथेलियम. द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. जो स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है
वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। द स्किन जो कि हमारी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की है। स्किन एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। अब बहुत पतली लेयर नहीं लगती, आप बोलोगे कि अगर एक ये स्क्वैमस से बनी है, स्क्वैमस तो बहुत थिन टाइप है, लेकिन ये बहुत पतली नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होती है ताकि कोई भी चोट वगैरह ना लगे, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। Since they are arranged in a pattern of layer, the epithelium is called stratified squamous epithelium. यानी कि स्किन के अंदर इसने क्या बोला, स्क्वैमस एपिथेलियम है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स में अरेंज है, देखो इस तरह से अरेंज है, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज है, तो ऐसे में हम उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। क्यों, फिर से याद कर लो, जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तब हम उसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। नाउ where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelium cells are present. जहाँ पे मेन काम ट्रांसपोर्टेशन या केवल परमिएबिलिटी का नहीं है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होने वाला है, जैसे कि इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग, टॉल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े एपिथेलियम सेल्स। दिस columnar meaning pillar like epithelium facilitates movement across the epithelial barrier. So इसने क्या बोला, ये जो columnar, just give me 1 minute, ये रहा, देखो टॉल आप देख रहे हो किस तरह के स्ट्रक्चर, ऐसे टॉल स्ट्रक्चर्स टाइप दिख रहे हैं, ये है ना, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर। तो इसने क्या बोला, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसने बोला जो ये कॉलमनार पिलर लाइक एपिथेलियम है, इसकी वजह से किसी भी एपिथेलियल बैरियर से मूवमेंट आराम से हो जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन वाली जगह पे बोला है, तो ये आपको इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में मिलेगा। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो हैज सिलिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है ऑल्सो हैज सिलिया, ठीक है, उसके पास सिलिया भी होता है। सिलिया से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, ठीक है। जनरली एपिथेलियल सेल्स के बाहरी सरफेस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको सिलिया बोला है। तो इसने क्या बोला, रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें सिलिया है, ठीक है, इस टाइप के उसमें सिलिया होता है, ठीक है। सिलिया के बारे में बता दिया क्या होता है। अब ये क्यों होगा वहाँ पे गेस कीजिए। दिस सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ये जो सिलिया है ये मूव करता है, दीज सिलिया कैन मूव, और उनकी मूवमेंट से क्या होता है, पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, म्यूकस को आगे लेके जाता है ताकि वो उसको क्लियर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिया की मूवमेंट, ये सिलिया मूव करता है और उसकी मूवमेंट से म्यूकस पुश होता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, यानी कॉलमनार एपिथेलियम जिसके अंदर सिलिया हो उसको हम सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलेंगे। समझ में आया, दोनों अलग होंगे, अगर कोई कॉलमनार बोलेगा कोई सिलिएटेड बोलेगा तो मतलब एक में सिलिया है ना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल, इसके क्यूब शेप्ड सेल होते हैं, forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland where it provide mechanical support. तो ये जो किडनी की लाइनिंग होती है वो फॉर्म करते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स के डक्ट फॉर्म करते हैं जहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेज एट द एपिथेलियल सरफेस। इसने क्या बोला, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो कई बार एक्वायर कर लेते हैं, ले लेते हैं एडिशनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो कई बार ना खुद स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। क्यों, वो ग्लैंड सेल की तरह वर्क करने लगते हैं जो कि सिक्रीट करने लगे सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। तो कई बार ऐसे सेल्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन को एक्वायर कर लेते हैं और फिर वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, ठीक है, एपिथेलियल सरफेस पे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। So sometime a portion of the epithelial tissue fold inward and a multicellular gland is formed. तो कई बार एपिथेलियल सेल जो टिश्यूज होते हैं बेसिकली वो अपने आप को इनवर्ड फोल्ड कर लेते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, एंड वो क्या बन जाते हैं, एंड अ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म हो जाता है। ऐसा एक ग्लैंड फॉर्म हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, इसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं,
मैं आपको ना एक क्विक रिवीजन देती हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने पढ़ा एक स्किन की लेयर जो होती है एवरीथिंग दैट हैज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल कवर करता है हमारी बॉडी को, अंदर की कैविटीज़ को, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा क्या अलग अलग तरह के एपिथेलिया होते हैं डिपेंडिंग क्या क्या फंक्शन है। एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जहाँ पे परमिएबिलिटी या नॉर्मल जस्ट इसे कहते हैं ना पासिंग ऑफ थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन होना है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल बहुत पतले होते हैं और उसके अलावा हमारी जो स्किन है वो काफ़ी सारे एपिथेलियल सेल से बनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ तो वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस बना लिया। उसके बाद उसने बोला कि कई बार क्या होता है ना, सिलिया होता है, ठीक है, सिलिया प्रेजेंट होता है। और एक तो कॉलमनार होते हैं, कॉलमनार जैसे ये वाले थोड़े पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, एक कॉलमनार होते हैं और इनके ऊपर सिलिया होता है, इनको सिलिएटेड बोलते हैं, ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। उसके बाद ये वाला जो है दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एडिशनल स्पेशलाइजेशन एंड ग्लैंड सेल, कई बार ऐसे कई सेल्स क्या करते हैं, टिश्यूज क्या करते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग एज ग्लैंड सेल, यानी कि वो कुछ सीक्रेट करने लग जाते हैं चीज़ों को, और ऐसे में हम उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ बाकी टाइप के सेल। एपिथेलियम हमने पढ़ लिया है, एपिथेलियल टिश्यू पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एंड बाकी के मस्कुलर टिश्यूज हम लोग कवर करेंगे, जो कि मैं इसी वीडियो में साथ के साथ आपका कवर करा दूंगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो ब्लड है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एक क्लू दे रखा है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। बेसिकली क्या करता है ब्लड? कोई भी चीज जो बॉडी के किसी एक पार्ट में है उसको किसी दूसरे पार्ट से जो बहुत दूर है वहां पे आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। नाउ पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि किस टाइप का टिश्यू है। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intracellular matrix. फिगर 6.10 मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ दिखा रखा है। सपोज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के जो हमारे सेल्स होते हैं वो हैं। उसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें दिखा रखी हैं जो जो मिला के क्या बनता है, ब्लड बनता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं लूजली स्पेस, आपस में चिपके नहीं है, बिल्कुल खुले खुले हैं। लूजली स्पेस होता है, बीच में स्पेस काफी होता है, जो कि एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस या रिजिड किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस, रिजिड, एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ मैट्रिक्स का नेचर क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। क्या नेचर होगा उस मैट्रिक्स का जिसमें ये सेल एम्बेडेड है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है। टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंटेड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपके टीचर्स या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे वो आपको दिखा सकते हैं पूरी स्लाइड बना के, या फिर ये तो रेडीमेड भी होती हैं, मतलब स्लाइड्स होती हैं, आप डायरेक्ट बस लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो उसको आप देख सकते हो। नाउ ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो बहुत ध्यान से हम लोग ना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती जाएंगी जिसको याद करना तो है ही। प्लाज्मा, तो ब्लड के पास ना मतलब ब्लड में एक लिक्विड मैट्रिक्स है, लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर हम अगर बोले ना इसको कई जगह पे एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं सुनने में आ जाए तो सेम चीज है। सो नाउ ब्लड हैज फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, जिसके अंदर आरबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स दैट इज डब्ल्यूबीसी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है इसके बारे में, एंड प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये नई चीजें हैं, आपने छोटी क्लासेस में हल्का फुल्का पढ़ रखा है, ठीक है। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, सॉल्ट्स मिलेंगे, हार्मोन्स मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रहे हैं वो हार्मोन्स में, मतलब यहाँ पे हार्मोन्स डायरेक्ट मिक्स हो जाएंगे ना ब्लड में आके। बेसिकली जो प्लाज्मा है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी।
Blood flows and transport gases, digestive food, hormones and waste material to different part of the body. ये यूज दे रखे हैं, ठीक है, कि ब्लड का काम क्या है, वो गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हॉर्मोन्स को, जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग अलग पार्ट में लेके जाता है बॉडी के, ठीक है। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है, एक और एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ना बोन को भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी कर लीजिए, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है, जिसपे क्या होता है, हमारी बॉडी सपोर्टेड होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, जो मेन मसल्स है उनको भी होल्ड करके रहता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मसल्स है, अगर ये बोन ना हो तो वो कैसे, वो तो एकदम ऐसे, मतलब समझ रहे हो आप, बिल्कुल ही डिसोरिएंटेड सी हो जाएंगी। बट बिकॉज ऑफ दीज बोन्स हमारी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पे रहती हैं एंड मेन ऑर्गन्स भी अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये, स्ट्रॉन्ग है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है बोन। बोन सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। तो बोन के जो सेल्स हैं वो एक, यहाँ पे अगर हम बात करें बोन के सेल्स किस में है, एक हार्ड मैट्रिक्स में है। ये जो हार्ड मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं बट मोस्टली फॉस्फोरस और कैल्शियम के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। The two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. दो बोन्स को आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से एक और टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोला उसने, टू बोन्स दे कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो टिश्यू है, यानी कि ये जो लिगामेंट है, ये बहुत इलास्टिक होता है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसमें ऑब्वियसली स्ट्रेंथ होती है बट ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बोन की तरह रिजिड नहीं होता है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। तो ये जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करने में मदद करता है वो कौन करता है, लिगामेंट करता है। क्या करेगा, बोन्स को बोन से जोड़ेगा। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। नाउ आपने ये वर्ड छोटी क्लासेस में सुने हैं, लिगामेंट बोन से बोन कनेक्ट करता है, टेंडन क्या कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। किसको, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन भी एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसके अलावा लिगामेंट भी हो गया, बोन तो है ही। नाउ दिस होल थिंग, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन के साथ क्या है, फाइब्रस टिश्यू है जो कि स्ट्रेंथ अच्छी है उनके अंदर, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस सेल। कार्टिलेज में क्या होता है, स्पेस सेल्स जो होते हैं काफी ज्यादा वाइड, मतलब इसे बोलते हैं ना कि अच्छे से स्पेस होती है सेल्स के बीच में। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो कार्टिलेज की जो सॉलिड मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटीन एंड शुगर देखने को मिलेंगे, ये याद करने पड़ेंगे, ये वैसे वाले पॉइंट्स है। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। कार्टिलेज क्या करती है, हमारी बोन की सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर देती है, बिकॉज थोड़ा रफ हो सकती है ना वो सरफेस, बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है, तो कार्टिलेज की वजह से वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। एंड वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर। यस, ऑब्वियसली वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, लेकिन हम अपने जो बोन्स है आर्म्स के उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। अगर हम बात करें ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये स्किन और मसल्स के बीच में आपको मिलेगा। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। कहाँ कहाँ पे मिलता है, स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में, बोन मैरो में। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ये क्या करता है, जो ऑर्गन्स के अंदर की स्पेस है उसको फिल करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो सबके आपको फंक्शंस याद करने ही पड़ेंगे, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में। एक ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, जो भी आगे पढ़ाऊंगी। फैट कहाँ पे स्टोर होता है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, वो स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। स्किन तो पतली सी है, मसल्स ऐसा नहीं है कि स्किन मसल्स ही है, मसल्स थोड़ा अंदर जाके आपको मिलेंगी। सो ब्लड वेसल्स और जो भी हम बात कर रहे हैं ना, इनको कनेक्ट करता है ये स्किन और मसल्स को, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। जो ऑर्गन के अंदर की स्पेस है उसको फिल करता है।
इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम भी करता है। जो हमारा फैट है वो कहाँ स्टोर होता है? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू का काम है जिसे बोलते हैं फैट स्टोर करना, वो आपको कहाँ मिलेगा? या तो स्किन के नीचे या बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं अच्छी मात्रा में। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो अगर फैट है, इसी वजह से जो एनिमल्स के पास फैट की लेयर होती है उनको ठंड नहीं लगती, दे कैन सर्वाइव इन कोल्ड एरियाज, कोल्ड टेम्परेचर, बिकॉज दे हैव दिस लेयर ऑफ फैट। फैट की लेयर से काफी फर्क पड़ता है क्योंकि उससे क्या होता है ना, काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है ठंड से बेसिकली। सो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ा, बहुत डिटेल में ब्लड्स के बारे में नहीं पढ़ा, जैसे कि लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये अभी इतना नहीं है, बट आपको हल्का हल्का सा याद होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सा आ रहा है। प्लस हमने इसमें ब्लड के बारे में सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी हैं, बट छोटी क्लासेस में डेफिनेटली आपने पढ़ रखा है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। उसके बाद बोन इज एक और कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हमने बोला कि टेंडन एंड लिगामेंट भी उसी का पार्ट है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी है एंड देन एडिपोज टिश्यू है। सो ये सारे तो हमारे कौन से हो गए? ये सारे हमारे हो गए जितने भी नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, मतलब ठीक है, उसके अंदर बड़े बड़े इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे से जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। ये जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मसल के अंदर क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्या रीजन है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पा रही है, वैसे तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, बट अभी के हिसाब से इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, जस्ट अ मिनट। सो बेसिकली वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, यानी कि कुछ मसल्स को हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। मसल्स जो हमारी लिम्स में प्रेजेंट हैं वो तब मूव करती हैं जब हम चाहते हैं कि वो मूव करें, और जब हम चाहते हैं वो रुक जाए तो वो मूव नहीं करती हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ऐसी मसल्स जो हमारी मर्जी से मूव करती हैं उनको हम लोग वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement. यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, उन्होंने एग्जाम्पल तो ऊपर तक नहीं शो किया, बट क्या बताया कि जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो हमारी मर्जी से मूव कर रही हैं, एंड इनको हम लोग स्केलेटन मसल्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में डायग्राम में दिखा रखा है। Now, under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands of striation when stained appropriately. तो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे इन मसल्स को अगर आप देखोगे तो वो डार्क और लाइट बैंड शो करेंगे। क्या शो करेंगे? डार्क और लाइट बैंड्स या फिर स्टायरेशन शो करेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखा भी है स्टायरेशंस, ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत क्लियर नहीं है बट स्टिल इट इज क्लियर। तो ये कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है। ये जो डार्क और लाइट बैंड है इनको स्टायरेशन बोला गया है। जब आप उसको स्टेन करते हो तो ये विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से दे आर कॉल्ड स्टायरेटेड मसल्स, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? स्टायरेटेड मसल्स बोलते हैं। क्या? स्टायरेटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएट। जो सेल्स होते हैं ऐसे टिश्यूज के वो लॉन्ग होते हैं, थोड़े बड़े सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में सेल्स होते हैं, अनब्रांच जो होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि जिसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई भी शो कर रखे, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में बात करी? स्टायरेटेड मसल्स के बारे में। नीचे लिखा भी है स्टायरेटेड मसल्स, ठीक है। नाउ द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब वॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा से हुआ, तो यहाँ पे हमारी वॉलंटरी मूवमेंट हो रही थी, हमारे कंट्रोल में थी। नाउ कई ऐसी मूवमेंट जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली होगा जब जरूरत होगी। वैसे ही हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं
वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ऐसी मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बोलते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। हम केवल डायरेक्टली उसको स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हमको करना है। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट्स, यानी कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं या फिर जिसको नाम दिया है इनवॉलेंट्री मसल्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो क्या करती हैं, ऐसी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन यूट्रस एंड इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। तो ये जो आपकी मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, ये हमें आईज की जो आइरिस वाला पार्ट है वहां पे, यूरेटर्स के अंदर, ब्रोंकियाई के अंदर, लंग्स के अंदर ये मिलती है। द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स। देखो आप देख सकते हो बहुत ही पॉइंटेड एंड्स हैं, देखो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टायरेटेड मसल। व्हाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? यहाँ पे आपको जैसे स्टायरेशन में आपको बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको वो बैंड नहीं दिख रहे है ना, लेकिन यहाँ पे जो एंड है वो स्पिंडल शेप है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप ये याद रख सकते हो कि ये स्पिंडल शेप होती है जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। सो ये यूनिन्यूक्लिएट ने, पिछली वाली मल्टी न्यूक्लिएट थी, है ना। तो काफी सारे डिफरेंस हैं और इनको हम लोग अनस्टायरेटेड मसल्स भी बोलते हैं। नाउ कुछ ऐसी मसल्स हैं जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाती हैं एंड रिलैक्सेशन दिखाती हैं। लब डब, जैसे सॉरी लब डब नहीं, बेसिकली अगर दिल धड़क रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो बेसिकली लाइफ टाइम उसको ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पड़ेगा बिना थके, तभी ऑब्वियसली हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। These involuntary muscles are called cardiac muscles। ये जो involuntary muscles हैं इनको हम लोग cardiac muscles बोलते हैं। क्या बोलते हैं? We call them cardiac muscles। Heart muscle cells are cylindrical, branch and uninucleate। जो हमारे heart के muscle cells होते हैं, ठीक है, cylindrical होते हैं, branch होते हैं and uninucleate होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे शो भी कर रखा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, सी पे दिखा रखा है, ये कार्डियक मसल है, ठीक है। तो मतलब उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड है एंड सिलेंड्रिकल है। तो 3 टाइप की आपने मसल्स देखी। फर्स्ट वन इज शोइंग स्टायरेटेड मसल, सेकंड इज शोइंग स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज शोइंग कार्डियक मसल, ठीक है। तो आपको ये भूलना नहीं है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, बिफोर आई मूव टू नर्वस टिश्यू। हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को। मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़ा कि इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं जो बेसिकली मसल फाइबर को भी बोला जाता है। इसके अंदर एक प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। उसके अलावा ये मोस्टली अटैच होते हैं बोन से एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक है। बैंड, डार्क बैंड ऑफ स्टायरेशन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट शो करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ वॉलेंट्री, कुछ इनवॉलेंट्री, कुछ लाइफ टाइम शो करते हैं मूवमेंट। सो दीज मूवमेंट्स जो पूरे टाइम हो रहे हैं या कभी कभार हो रहे हैं, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द मसल्स एंड ऐसी मसल्स को हमने क्लासीफाई कर दिया। नाउ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ऑल सेल्स पोजेसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि सारे के सारे सेल्स, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स करें। ना स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बाहर का कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसको हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है ना। स्टिमुली बोलते हैं। और एक और चीज, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म तवा गलती से हाथ पे लग गया, तो बिना वहां पे देखे हमको पता है कि हाथ उठाना है वहां से, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलाई। तो यहाँ पे जो वो गर्म तवा है वो स्टिमुलाई का वर्क कर रहा है, और जो हमने हाथ उठाया दैट इज अवर रिस्पॉन्स। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। इसने क्या बोला, सेल्स जो होते हैं नर्वस टिश्यू के वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड। किस लिए, क्या, ताकि वो स्टिमुलेट करें एंड ट्रांसमिट करें स्टिमुलस को बहुत ही एक जगह से दूसरी जगह आराम से। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, यानी कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गया, ये सब के सब में क्या है, नर्वस टिश्यू है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, जो ये स्टिमुलेशन में एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को लेके जाते हैं, जो ये काम करते हैं, इनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी with a nucleus and cytoplasma from which long thin hair like part arise। ये देखिए ये डायग्राम पक्का आएगा, लिखवा लीजिए, ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है एक्चुअली, और पहली बार आपको ये दिखाया गया है एनसीईआरटी में।
Now, a neuron consists of cell body with a nucleus and cytoplasma from which long thin hair-like part arise. Usually, each neuron has a single long part. देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, उसके पास साइटोप्लाज्मा है जिसमें से थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं. यहाँ पे देख लीजिए ये डेंड्राइट निकल के आ रहे हैं. यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक्सॉन है, यहाँ पे नर्व एंड हो रहा है, ये सेल बॉडी है. यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन. हर न्यूरॉन में एक ही सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एक्सॉन. एंड कई सारे छोटे छोटे ब्रांच पार्ट होते हैं जिसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं. तो ये डेंड्राइट ब्रांच पार्ट है और एक्सॉन एक इकलौता बड़ा जिसे कहते हैं ना लॉन्ग पार्ट है. एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग. एक इंडिविजुअल नर्व सेल क्या होता है, मीटर लॉन्ग, मतलब काफी बड़ा हो सकता है, मीटर लॉन्ग जितना हो सकता है. मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व. कई सारे नर्व्स फाइबर जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाउंड हैं वो नर्व बना लेते हैं. ठीक है. द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स. तो जो भी ये सेंड करते हैं उस मैसेज को नाम दिया गया है नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट टू. नर्व इम्पल्स की वजह से हम लोग हमारी मसल्स मूव कर सकते हैं जब भी हम चाहें. द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल. इसने क्या बोला, जो कॉम्बिनेशन है नर्व एंड मसल टिश्यू का वो फंडामेंटल है, मोस्टली सारे एनिमल्स के लिए मतलब सेम ही रहता है. दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. अगर आपको एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है या आपको बताना है कि प्लांट और एनिमल की ऐसी क्या खास बात है जो बाकियों में नहीं है, तो ये जो मेन है आपका क्या, नर्व्स एंड मसल्स टिश्यू जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो आप कहोगे ये मोस्टली एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना. फंडामेंटल है जो ये आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करोगे ही करोगे. इसी कॉम्बिनेशन की वजह से जो ये होता है, इसकी वजह से फटाफट से ये मूव कर पाते हैं रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. तो ये साथ में होते हैं, अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगा. ऑब्वियसली दे आर बाइंड विद अदर मसल्स, तो ये बाकी मसल्स के साथ जब बाइंड होते हैं तो इसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है. सो दैट वॉज इट. बहुत ही ईजी एंड छोटा चैप्टर है ये एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर विच आर वेरी लॉन्ग. ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो गया है. इसके जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको 9th की साइंस की क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है उसमें क्वेश्चन आंसर डालूंगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं. एंड बाकी के पार्ट आपको 9th साइंस प्लेलिस्ट या 9th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो आप चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो 1% भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.